नमस्कार, मैं रूपनारायण, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी और आज आपके सामने क्लास 8th जिसका हमने 18 टॉपिक लिया है बच्चों। कौन सा है? टॉपी। टॉपी के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? पहले तो संदेश आपको ये देना है कि जागरूकता कैसी है। जहां तक कोई भी कदम उठाया नहीं जाएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? इसके लिए जरूरी है जब तक आपको मंजिल न मिल जाए तब तक हार करके बैठना नहीं है। ऐसी दो पक्षियों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है। एक का नाम गौरा है और दूसरे का नाम गवरिया है। तो कैसे जीवन शैली? गौरा ऐसे जीवन को जीने वाला है, सामान्य, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जबकि गवरिया कैसा है? गवरिया का जीवन ऐसा है कि जैसा चल रहा है वैसे मत जियो, थोड़ा हट के जियो, कुछ ऐसा प्रयास करो कि दुनिया देखे। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक थी गवरिया। कौन होती है? गौरैया। और एक था गवरा, नर गौरैया। क्या थे बच्चों? दोनों एक दूसरे के परम संगी। अरे जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। बिनसार प्रातःकाल होते ही खोते यानी घोंसते से निकल पड़ते, दाना चुगते, झुटपुटा होते, खोते में आग घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने के हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरिया बोला, एक शाम गवरिया बोली। क्या बोली? देखो आप, एक शाम गवरिया बोली कि आदमी को देखते हो, हाँ, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है। बच्चों, फपता है यानी अच्छा लगना, कितना अच्छा लगता है। अरे उन पर कपड़ा कितना अच्छा सुंदर दिखता है। हाँ, खाक फपता है। क्या बोला उसने? हाँ, कहां फपता है, कहां अच्छा लगता है। हाँ, गौरा तपाक से बोला, अरे कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कैसे लगता है? देखो आप तर्क देखो। लगता है आज लट जीरा चुगाए हो। लट जीरा यानी बुरा अनाज। गवरिया ने बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। कौन बोला? गवरा। अब तू ही सोच। क्या सोच? अभी तो सारी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है कि रोवे रोवे कि रंगत मेरी आंखों की चमक रही है। अब अगर तू मासूम मानुष की तरफ खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती क्या हो जाएगी? ओझल हो जाएगी कि नहीं? किसने कहा? गौरा ने। कि देख, अभी तो मेरे सामने जैसी है, अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन अब तेरे को सारे कपड़े से ढक लेंगे तो कैसी लगेगी? फिर कहाँ तेरी सुंदरता कहाँ गई? बिल्कुल अच्छा बोला इसने। आगे, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरिया बोली, कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। यानी सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी में ग्लव्स पहन लिए, हाँ, और जींस पहन ली और अच्छे कपड़े पहन लिए, ऊनी कपड़े पहन लिए। गर्मी में थोड़े बारीक कपड़े पहन लिए, यानी ऐसे पहनता है आदमी। आगे चले बच्चों, तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला। क्या बोला बच्चों? कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसमें सकत भी जाती रही, यानी उसमें सकत यानी ताकत भी जाती रही। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। क्या लफड़ा है? कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है।
आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरिया बोली, क्या बोली? कि नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। फिर यह निरा पोंगापन है। गौरा बोला कि केवल दिखावा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, गौरा बोला कि आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, लाज ही नहीं ढकता है, लेकिन क्या क्या ढकता है? कि हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है, उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो भाई क्या नंगे ही भले। हम तो ऐसे ही अच्छे लग रहे। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, यानी मेरा भी मन क्या करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। टोपी तो पाएगी कहां से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है कि एक टोपी के लिए कितनों के टाट उलझ जाते हैं, यानी बच्चों राज पलट जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी इज्जत खराब हो जाती है। अरे अपनी टोपी सलामत रहे, यानी अपनी इज्जत बची रहे, फिर फिक्र में कितनों की टोपी पहननी पड़ती है, पहनानी पड़ती है, यानी बहुत सारों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। यानी टोपी के कितने सारे अर्थ है। मेरी मान तो इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की यानी संकालु प्रवृत्ति का। जब गौरिया थी जिद्दी, जबकि गौरिया कैसी थी? जिद्दी और धुनकी पक्की। जो कह दिया सोई करना है। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया कि जहां चाह वहां राह, यानी जहां चाहत होती है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे में चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक पाहा मिला। पाहा यानी छोटा सा टुकड़ा। मिल गया मिल गया मिल गया। गौरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। फिर आगे देखिए, अरे क्या मिल गया, अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चाहकर पूछा। फिर क्या कहती है वो? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरिया ने गौरे के सामने रुई का पाहा धर दिया। तेरे जैसे ही एक बावरा और था। गौरा बोला कि रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। फिर क्या किया उसे? चाबुक क्या होता है? मारने वाला। चाबुक था बड़ा उम्दा यानी अच्छा, लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। क्या? कि चाबुक मिल गया। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचे 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों को रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र रटते रहा। बाकी बचे 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला। क्या बोला? कि इस रुई के पाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? हाँ, बस देखते जाओ। अब कैसे बनती है टोपी? किसने कहा? गौरिया ने। रुई का फाहा लिए वह एक धुनिया के पास चली गई और बड़े बड़े मनोहार से बोली। क्या बोली? दुनिया भैया इस रुई का फाहा को धुन दो। क्या कहा उसने? दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी तुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का भी दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उर्ज न करो भैया, यानी मना मत करो भैया। गौरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उर्जत यानी पूरी मजदूरी दूंगी। इस धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। बच्चों, इतना अच्छी कीमत, इतनी अच्छी मजदूरी अभी तक उसके जीवन में किसी ने नहीं दी। आधी आधी। हाँ, फिर दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आना आने मजूरी।
क्या करता है वो? तो इसके लिए सपना थी, वह झट तैयार हो गया। क्या किया? गर चो उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लोई से उसमें से आधी धुनिया ने ले ली और आधा गवरिया को दे दिया। हाँ, इससे उत्साहित गौरा गौरी एक कोरी के पास यहाँ आए और कहने लगे, क्या कहने लगे? कोरी भैया इस धुनी रुई का सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था, यानी एक सोल कह सकते हैं। वह बड़ी अनिच्छा से, यानी इच्छा नहीं थी उससे, बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी मैं फ्री में फोकट में काम करूंगा नहीं। राजा जी बहुत सारे काम कराते हैं फोकट में। हाँ भैया, इस मुल्क के सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरी अचानक बोल पड़ी। क्या कहता है? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं, यहाँ का चलन खट मरे बरधा बेट खाए तुरंग, यानी क्या होता है? खट मरे बरधा यानी बैल काम करता 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 ही मर जाता है और घोड़ा बैठा बैठा खाता है। ये हमारे देश का सिस्टम है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लिए लघुए भगवे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका काम होता है। आगे चले बच्चों। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी जितनी मेहनत करोगे उतना ही पारिश्रमिक देंगे। गौरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी मुहिम और लच्छेदार सूट क्या कर दिए उसने? काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरिया ने आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, यानी उसको भी मनाने लगे। क्या कहने लगे? कि बुनकर भैया इसे कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, यानी चौंक पड़ा कि यार इनको कपड़े की क्या जरूरत है, ये तो इसे अच्छी लग रही। हाँ, हटते हो कि नहीं यहां से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर के बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे यानी उनके चमचे हाजिर हो जाएंगे। सवा करे भाव तो चबाई करे चाकर, यानी राजा जी तो कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन चाकर जान खा जाएंगे। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। आगे चलो बच्चों, समझ में आ गया आपको ये? इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस सजोकर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। सेत में यानी फोकट में, फ्री में। इसे बुंदे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढर की धुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने लिया और आधा इन्होंने लिया। आगे चलें। गौरिया ने 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। हाँ, अच्छा है, खिसकती हो कि नहीं यहां से? दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। कितने 7वीं रानी से 9वीं बेटी के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना और भर माथे पसीना, यानी न तो लेते हैं न देते हैं राजा जी, और फोकटी पसीना बहाते हैं। आगे चले बच्चों। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चली उठी
और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी और खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदकने लगा दिए। हाँ, और जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर गौरिया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने फुदकने लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी निराली, 5 फुदने वाली, 5 फुदने वाली। हाँ, वाकई तू तो रानी लग रही है। क्या कहा गौरे ने? गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं, अरे रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गौरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? आगे चलें बच्चों। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए हत्ते सारे क्या कर रहे हैं, इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कहां पर जा बैठी बच्चों? कंगूरे पर जा बैठी, सबसे ऊपर ही ऊपर जा बैठी। देखो आप, उसी वक्त राजा अपने चौबारे में पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर का था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गौरिया कंगूरे से चिल्लाई। क्या चिल्लाई? कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरिया पर से टकरा गई। गौरिया के सिर पर पुदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से पहन ली। देख रही फुदगुद्दी, देख मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरिया ने अब दूसरा ही राग लपना शुरू कर दिया। राजा की टोपी एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। हाँ, ये दूसरी राग। आगे चलो बच्चों, कितना अच्छा सुंदर है। राजा को बेहद हैटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंखने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह मैं ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं अपने पैरों से क्या करूंगा, ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। क्या कि कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। आगे चले बच्चों। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर को की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुआई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद राजा की आवाज निकली, जोर से आवाज। दुआई अन्नदाता। क्या कहा? दुआई अन्नदाता, हमें दुआई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग के मानिंद, नाग के फुंकार की तरह राजा फूंक मारने लगा और गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शिए सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ।
सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। और गिरते पड़ते कौन आया? कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। अरे रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की और हाँफते छाती पीटते पीटते धुनिया आया। क्या कहा? खम्मा न दाता। खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा कि आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है? किसने कहा? राजा ने। अभयदान, क्या देखो आप, बहुत ही सुंदर है। अभयदान दें तो बोलूं, यानी आप मेरे को डराएंगे नहीं तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें से क्या किया? आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ नहीं देता। जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में क्या हुआ? अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा। राजा की उंगली पर राजा आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेगार की नहीं है यह। गवरिया ने फिर चिल्लाना शुरू किया, यह राजा तो कंगाल है। अरे नीरा कंगाल, यानी सारे कंगाल है। इसका धन झट गया लगता है। इसे टोपी तो तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। बच्चों, राजा तो वाकई अकबका रह गया राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरी खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन झट गया? तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगाम वसूलने के लिए बावजूद राजा को खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐसो आराम, इतनी लग्जरी, इतना लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था कि झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, क्या है कि यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। बच्चों, किसने लिखा? सृजन ने। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा पढ़ा समझा। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।